तो गाइस लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी रिकर्शन की, ठीक है। एंड रिकर्शन जो टॉपिक था वो रिलेटेबल था किससे? मेथड से। इनफैक्ट मेथड का ही एक सब टॉपिक था रिकर्शन। अब चूंकि हम लोगों ने मेथड में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा है, मेथड क्या होता है, ठीक है, मेथड क्यों बनाते हैं, मेथड बनता कैसे है, एंड मेथड का यूज़ क्या है, ठीक है, किस किन किन तरह से मेथड बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने मेथड के बारे में आपको बता दी। साथ में मेथड के अंदर रिकर्शन क्या होता है वो भी हमने बता दिया। अब और भी चीज़ें हैं मेथड में पढ़ने के लिए, जैसे कि एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवर ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवर राइडिंग। ये एक इंटरव्यू में बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो मेथड के ऐसा नहीं कि मेथड का टॉपिक खत्म हो गया, मेथड में अभी मेथड ओवरलोडिंग पढ़ना है, ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग पढ़ना है, स्पेशलाइज्ड मेथड के बारे में पढ़ना है, अभी और भी मेथड्स आएंगे, स्टैटिक मेथड के बारे में पढ़ना है। बट अभी के लिए हम मेथड की जर्नी को यहीं रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि अब इसके आगे जो मेथड के कंसेप्ट पढ़ने हैं आपको, लाइक मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, ये कहीं ना कहीं ऊप्स से रिलेटेड है। तो ऊप्स जब शुरू करेंगे तो मैं मेथड को रिविजिट करूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना जो आपको नॉलेज हुआ कि मेथड हम क्यों बनाते हैं। भाई मेथड एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसमें हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, वो हमारे टास्क को एक जगह स्टोर कर देता है जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, एंड इससे हमें मॉड्यूलरिटी, रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी भी मिलती है। ये हमने अपने लास्ट सेशन में पूरा अच्छे से, आई थिंक डे 16 में एक्सप्लेन किया था। डे 17 में रिकर्शन हो गया। एंड नाउ आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, क्योंकि अब हमें ऊप शुरू करना है, ठीक है, कल से हम ऊप शुरू करेंगे। तो ऊप शुरू करने से पहले आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, जो जाहिर सी बात है जावा बेसिक्स में आता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टर इनकोडिंग से। कैरेक्टर इनकोडिंग, ठीक है। कैरेक्टर इनकोडिंग क्या होता है भाई? देखो, कैरेक्टर इनकोडिंग मतलब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ जावा का पार्ट है, अदर लैंग्वेजेस में भी कैरेक्टर इनकोडिंग पाए जाते हैं। बेसिकली आप देखोगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेजेस में, अगर हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, है ना, अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, हम डिजिट्स यूज़ करते हैं, हम स्पेशल सिंबल्स यूज़ करते हैं। बाइनरी नहीं है कि भाई सिर्फ 0 1 यूज़ होगा, है ना, सिर्फ 0 1 नहीं यूज़ होता है यहाँ पे ना। यहाँ पे तो अल्फ़ाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल, बहुत सारे कैरेक्टर्स वगैरह यूज़ होते हैं, आप जानते हो। लेकिन जो कंप्यूटर मेरा है वो तो सिर्फ 0 1 समझता है ना। कंप्यूटर तो भाई 0 1 समझता है, हमने बताया भी कि कंप्यूटर मेरा 0 1 क्यों समझता है, ठीक है। कंप्यूटर तो मेरा सिर्फ 0 1 समझता है, बाइनरी को। सो इंटरनली जो भी चीज़ें आप लेते हो वो इंटरनली कन्वर्ट होनी चाहिए बाइनरी फॉर्मेट में, ठीक है। इंटरनली जो भी चीज़ है वो कन्वर्ट होनी चाहिए बाइनरी फॉर्मेट में। तो बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर, बाइनरी है क्या एक्चुअली? एक तरह का नंबर है ना, मतलब ये एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट है। बाइनरी हो गया, डेसिमल हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया। इनके बारे में आगे हम बात करेंगे, ऑक्टल वगैरह हेक्साडेसिमल की, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना आप। तो हेक्साडेसिमल है या ऑक्टल है या बाइनरी है या डेसिमल है, ये एक नंबर फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। एंड कंप्यूटर मेरा कौन सा नंबर फॉर्मेट समझता है? सिर्फ 0 और 1, ठीक है। बट सिर्फ 0 1 में हम तो प्रोग्रामिंग, मतलब हम तो कोडिंग करते हैं नहीं भाई। हम जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें हमें अल्फ़ाबेट्स दिखते हैं, हमें स्पेशल सिंबल दिखते हैं। लाइक हम अगर ऐसे लिखते हैं इंट a इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे ये भी बाइन 0 1 नहीं है, ये भी 0 1 नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी डेटा हम लेते हैं वो बाइनरी में कन्वर्ट होना चाहिए। तो इसके लिए एक कन्वर्जन सिस्टम बनाया गया, ठीक है, एक कन्वर्जन सिस्टम बनाया गया, एक स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए, एक स्टैंडर्ड क्रिएट किए गए, या एक आप बोल दो कन्वर्जन सिस्टम बनाया गया। कन्वर्जन सिस्टम ये बनाया गया कि भाई हर एक लेटर का, हर एक डिजिट का, हर एक सिंबल का एक न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। फिर से मैं बताता हूं, हर एक लेटर का, हर एक डिजिट का, हर एक सिंबल का एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन अब अगर मान लो क्यों होना चाहिए, आप समझ रहे हो? जैसे मान लो ए है, इसका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? 65। और 65 का बाइनरी क्या होगा? एलसीएम लेके निकाल लो, निकाल लोगे ना। बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने आता है?
नहीं आता है? 65, 2 से एलसीएम लो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, बचा कितना? 1, 1 लिख दो यहाँ पे। फिर 16 बचा कितना? 0, 2 8 जा 6 बचा कितना? सॉरी 2 8 जा 16 बचा कितना? 0, 2 4 गया कितना बचा? 0, फिर 2 2 गया 0, फिर 2 1 गया 0 और लास्ट में 1। तो 1 0 0 0 0 1 ये इसका बाइनरी होगा। क्या बाइनरी होगा? एग्जैक्ट बाइनरी लिख देता हूँ, 1 0 0 0 0 0 1। एलसीएम लेकर के नीचे से ऊपर लिख दिया जाता है, ये हमने आपको बताया हुआ है। तो किसी भी सिंबल का एक न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन जब मेरे पास होता है तो उसको हम इजीली बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम ऐसा प्रोग्राम लिख सकते हैं इंटरनली कि बाइनरी में कन्वर्ट हो जाए और कंप्यूटर उसको समझ ले। ठीक है। अब मान लो कि जावा के अंदर ऐसा होता कि भाई जावा के अंदर ए कैरेक्टर का न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन अगर 65 होता, बट सी के अंदर ए का 35 होता, पाइथन के अंदर ए का 25 होता, पीएचपी के अंदर ए का 15 होता, तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी आती। आपको हर एक लैंग्वेज का अपना अपना न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन याद करना पड़ता, प्रॉब्लम होती ना? समझ पा रहे हो? हाँ है ना? मान लो हाँ सी है, सर। C++ है, जावा है, कोई भी लैंग्वेज मान लो। इसीलिए स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है, जिसे आपने सुना होगा, एक होता है आईएसओ स्टैंडर्ड। जब कोचिंग वगैरह जब ऑफलाइन कोचिंग्स खुलती हैं तो हम बोलते हैं ना कि यार मेरी जो संस्था है वो आईएसओ से सर्टिफाइड है। क्या मतलब होता है आईएसओ सर्टिफाइड का मतलब? स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री का सेट हुआ है सभी लोगों को। स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड में कुछ चीज़ें होती हैं, फिक्स होती हैं। जैसे भाई उसके अंदर प्रॉपर पानी की सुविधा होगी पीने की, उसके अंदर प्रॉपर भाई बाथरूम की सुविधा होगी। ठीक है, मतलब कुछ उसके अंदर भाई आग वाग लगे तो वो बुझाने वाला होता है ना, वो लाल वाला क्या बोलते हैं उसको, है ना, फायर फायर। एक्सटिंग्विशर। हाँ, वो होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। तो कुछ सेट ऑफ चीज़ें जो होंगी, अगर वो कंपलसरी होती हैं तो उसको आईएसओ स्टैंडर्ड मिल जाता है। तो मेरी भाई XYZ कोई संस्था में बोलो आईएसओ स्टैंडर्ड है, फिर कोई बोले मेरी भी आईएसओ स्टैंडर्ड है, तो एक्सप्लेन करना ईजी हो गया। समझ रहे हो? तो स्टैंडर्ड बनाने से क्या फ़ायदा मिल गया कि एक चीज़ें जनरलाइज हो गई कि भाई अगर ये संस्था, पर्टिकुलर संस्था अगर आईएसओ स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है, मतलब यहाँ यही चीज़ें तो मिलेंगी, तो ये एक तरह का ब्रांड फिर बन जाता है कि भाई आईएसओ तो होना चाहिए। इसी तरह प्रोग्रामिंग की दुनिया में भाई हम जान रहे हैं कि भाई डेटा कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है। डेटा कन्वर्जन, ठीक है। एंड डेटा कन्वर्जन के लिए क्या बनाया गया? कैरेक्टर इनकोडिंग्स बना। कैरेक्टर इनकोडिंग बेसिकली होता क्या है? कैरेक्टर इनकोडिंग हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ, पहले हम लिख देता हूँ, प्रोसेस ऑफ डेटा कन्वर्जन। ठीक है, किसका कन्वर्जन किसमें? लेटर्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके लेटर्स हो गए, आपके डिजिट्स हो गए, आपके स्पेशल सिंबल्स हो गए। इनका कन्वर्जन किसमें? इनटू देयर न्यूमेरिक फॉर्मेट या न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर इनकोडिंग। एंड कैरेक्टर इनकोडिंग करने के लिए ये क्यों जरूरी है कैरेक्टर इनकोडिंग? क्योंकि न्यूमेरिक में कन्वर्ट किया जाएगा, देन उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके उसको कंप्यूटर समझेगा। इसीलिए भाई हर एक लेटर को, डिजिट को, स्पेशल सिंबल को न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना जरूरी है। इसके लिए भाई कई सारी कैरेक्टर इनकोडिंग टेक्निक्स या सो कॉल्ड स्टैंडर्ड्स बनाए गए। जैसे एक बनाया गया आस्की, एक स्टैंडर्ड्स बना दिया गया। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना, इसका फुल फॉर्म देख लेना। तो ये आस्की एक स्टैंडर्ड बनाया गया। आस्की स्टैंडर्ड ने दुनिया के सारे कैरेक्टर्स को नहीं चूज किया। आस्की के पास लिमिटेड सेट ऑफ कैरेक्टर्स थे, जैसे ABCD हो गया, डिजिट्स हो गया, और चंद स्पेशल सिंबल्स हो गए। उनका न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन आस्की के पास रखा गया, और आस्की स्टैंडर्ड फिर सी ने फॉलो किया, आस्की स्टैंडर्ड C++ ने भी फॉलो किया, कई सारी लैंग्वेज ने आस्की स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया। तो हमें कंसिस्टेंसी मिली, यहाँ भी A का 65 होगा
और C++ में भी ए का न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन 65 होगा। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, शायद ये मैंने जब कैरेक्टर डेटा टाइप पढ़ाया था तो थोड़ा सा दिखाया भी था, लेकिन अभी अच्छे से देख लो। कैर C इज इक्वल टू 65, ये हो गया। एंड अगर मैं C को प्रिंट करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे ए आएगा। इसका मतलब ये C में भी आपको यही मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या जावा आस्की सपोर्ट करती है? नहीं, जावा आस्की सपोर्ट नहीं करती है। अभी और खेल समझो। तो ये बेसिकली आस्की जो है, ठीक है, आस्की बनाया गया एक डेटा कन्वर्जन, एक स्टैंडर्ड बनाया गया। अब आस्की की प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे ना लिमिटेड कैरेक्टर्स ही थे। मान लो कि आपको तेलुगु कैरेक्टर प्रिंट करना है तो आस्की में तेलुगु नहीं थी। आपको अरेबिक प्रिंट करना है, तेलुगु में अरेबिक नहीं है। आपको मराठी, जर्मन, फ्रेंच, दुनिया की बहुत सारी लैंग्वेजेस, आपको उनका उनका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन आपको चाहिए। क्या है? आस्की के पास नहीं है। अरेबिक का है, आस्की के पास नहीं है। तो चूंकि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, हाईली स्केलेबल और पूरी दुनिया को मद्देनजर देखते हुए क्रिएट की गई थी। जावा सपोर्ट्स इंटरनेशनलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन मतलब कि भाई किसी भी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज, दूसरे लैंग्वेज से तीसरे लैंग्वेज में डेटा इंटरचेंज हो सके। उसके लिए एक अलग से फिर स्टैंडर्ड बनाया गया जिसका नाम दिया गया यूनिकोड। यूनिकोड एक क्या है भाई? एक कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है विच सपोर्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लैंग्वेजेस। अब बोलोगे कि यार यहाँ पे तो बिहारी नहीं है। भाई स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है ना वो यहाँ सब मिल जाएंगी, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, देवनागरी वगैरह भी बोलते हैं, ठीक है, फ्रेंच, जर्मन, अरेबिक सब मिल जाएंगे, इमोजीज वगैरह भी मिल जाते हैं। तो ये ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस का सपोर्ट है। ऑल लैंग्वेजेस का सपोर्ट मीन्स व्हाट? मीन्स हर लैंग्वेज का इसके पास न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो यूनिकोड क्या है ना, यूनिकोड के अंदर ही पूरा का पूरा आस्की भी आ जाता है। तो आप बोल सकते हो कि क्या जावा, मतलब कोई आपसे पूछे कि क्या जावा आस्की सपोर्ट करती है, तो आप बोलोगे यस, बट एज अ पार्ट ऑफ यूनिकोड, है ना। आस्की इज द सबसेट ऑफ यूनिकोड। तो जावा यूनिकोड सपोर्ट करती है, मतलब आस्की तो करती ही करती है, साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। बहुत सारी अदर लैंग्वेजेस भी इसके अंदर आ जाती है। मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे आए हम, ठीक है, और यहाँ पे सी के अंदर में सपोज मैं लिखता हूँ 0x, ठीक है, 0627 था, मुझे याद भी नहीं आ रहा, देख लेते हैं 27 था कि नहीं। 27 नहीं था, आई थिंक 26 होगा। लेट मी चेक, आई विल शो यू। ये कौन सी लैंग्वेज है? हाँ भाई, ये उर्दू है। भी है। अरबी। क्या बोलते हैं इसको? छोटी, हाँ, पता है किसी को? तो मेरे को, है। हाँ मुझे तो आती है। तो मतलब आप बहुत सारी लैंग्वेजेस को, मतलब आपको मैं यूनिकोड चार्ट मैं दे दूंगा, ठीक है, ग्रुप में मैं भेज दूंगा, नोट्स में डाल के दे दूंगा यूनिकोड की चार्ट के लिंक। हाँ, गूगल करो तो मिल जाएगा यार, उसमें दे क्या दूंगा, गूगल करवाओ। ये क्या है यार, वेब पेज बनाया हुआ है, ठीक है, यूनिकोड चार्ट लिंक, पूरा पूरा यूनिकोड मिल जाएगा आपको। आई एम नॉट रोबोट। आप लोग को स्क्रीन विजिबल है? हाँ। ये क्यों क्यों ये रोबोट रोबोट क्यों पूछ रहा है यार? यूनिकोड चार्ट म्यूट कर ले, नॉइज बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये सेकेंड वाली लिंक, सेकेंड पे जाओ एंड ये आपको ओपन हो गया। एंड बहुत सारी लैंग्वेज है। आओ एक आध तेलुगु देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो अपन तेलुगु ओपन किया एंड तेलुगु में ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। मान लो यही वाला उठा लो, 0xC14 एंड जस्ट पुट इट हियर एंड रन इट एंड सी।
आ गया ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप मतलब कोई सी भी लैंग्वेज का न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, आप यहाँ लिख करके वो पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हो। इसी को बोलते हैं हम लोग भाई यूनिकोड। तो यूनिकोड भी क्या है भाई, आप देख रहे हो एक कन्वर्जन सिस्टम है, एक तरह का कन्वर्जन सिस्टम है, ठीक है। तो जावा भाई मतलब यूनिकोड को सपोर्ट करती है, इसका मतलब कि जावा के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस का सपोर्ट होता है, ठीक है। यही होता है भाई हम लोग का यूनिकोड, ठीक है। तो आई होप आपको आस्की एंड यूनिकोड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टर इनकोडिंग समझ में आ गया, ठीक है भाई। डेटा कन्वर्जन एक प्रोसेस है जिसमें डेटा कन्वर्जन होता है, लेटर्स का, स्पेशल सिंबल्स का, डिजिट्स का कन्वर्जन उसके न्यूमेरिक फॉर्मेट में। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप कास्टिंग की, ठीक है। आप डेटा टाइप पढ़ चुके हैं, डेटा टाइप पढ़ चुके हैं, तो भाई टाइप कास्टिंग भी आपको आनी चाहिए। ऊप से पहले मैं जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको कवर कर देता हूँ, ठीक है। टाइप्स कास्टिंग इन जावा, इससे भी इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एमसीक्यू राउंड में बेसिकली पूछे जाते हैं। जावा के अंदर टाइप कास्टिंग, देखो टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि एक डेटा टाइप को, ठीक है, मैं नोट्स प्रॉपर लिखा हुआ दे दूंगा आप लोगों को, वन डेटा टाइप को एनदर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, सिंपल सी बात है। एक डेटा टाइप को हम अनदर डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग भाई एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करती है। तो भाई डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं? हाँ, 2 टाइप्स सर। टू टाइप्स। एक होता है टू हमारा, टू हाँ एक होता है हमारा, प्रिमिटिव। करेक्ट, प्रिमिटिव, एंड दूसरा नॉन प्रिमिटिव। एंड टाइप कास्टिंग दोनों में ही काम करती है, प्रिमिटिव में भी होता है, नॉन प्रिमिटिव में भी होता है। लेकिन चूंकि अभी तक हम लोगों ने नॉन प्रिमिटिव देखा ही नहीं, इनफैक्ट कहूँ तो अभी तक हम लोगों ने असली जावा तो देखी ही नहीं। असली जावा ऊप से शुरू होगी हमारी, ठीक है। तो अभी प्रिमिटिव की बात करेंगे, नॉन प्रिमिटिव आगे चल के बात करेंगे, वहां भी हम लोग टाइप कास्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रिमिटिव की अगर हम बात करें, प्रिमिटिव डेटा टाइप की, तो अब प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो टाइप कास्टिंग होती है वो बेसिकली कह लो कि दो तरीके की होती है, ठीक है। अभी प्रिमिटिव पढ़ रहे हैं, नॉन प्रिमिटिव बाद में, ठीक है। प्रिमिटिव में दो तरह की टाइप कास्टिंग पॉसिबल है। एक को हम लोग बोलते हैं वाइडनिंग, वाइडनिंग, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइडनिंग, छोटे से बड़ा, मतलब इम्प्लिसिट हो गया ना, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। एंड दूसरा हमारा होता है नैरोइंग, नैरो डबल आर रहेगा ना, नैरोइंग, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब दोनों में फर्क क्या है, देखो पहले वाइडनिंग समझ लो। वाइडनिंग का मतलब ये हो गया कि हम भाई छोटे डेटा टाइप को बड़े में डाल रहे हैं, छोटे डेटा टाइप को बड़े में डाल रहे हैं। तो छोटे को जब बड़े में आप डालोगे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर के द्वारा हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने मान लो एक लिया हमने मान लो बाइट b इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब ये जो 10 है वो बाइट में स्टोर हो सकता है, क्या ये 10 शॉर्ट में स्टोर हो सकता है? क्या ये 10 इंट में स्टोर हो सकता है? हाँ सर। हो सकता है। तो छोटे डेटा हाँ। टाइप की वैल्यू अगर हम उसके बड़े में डाल रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। इसका एक लेकिन एक आपको मतलब पैटर्न पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये कर सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको, इसमें ये पैटर्न याद रखना। आपके पास कोई बाइट है, बिना कुछ सोचे समझे आप इस बाइट को शॉर्ट में डाल सकते हो, शॉर्ट को बिना कुछ सोचे समझे इसके बड़े इंट में डाल सकते हो, इंट को बिना सोचे समझे इसके बड़े लॉन्ग में डाल सकते हो, लॉन्ग को बिना सोचे समझे आप इसके बड़े फ्लोट में डाल सकते हो, एंड इसको
डबल में डाल सकते हो। बूलियन नहीं होता, ठीक है, टाइप कास्टिंग में ध्यान रखिएगा। बूलियन एकदम अलग है, टाइप कास्टिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं करता। ये आपका मतलब ये इस तरह से आपका रोड मैप रहेगा, ठीक है। देन कैर की अगर बात करें, मान लो आपके पास कैर डेटा टाइप है, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? तो कैर बाइट में नहीं हो सकता, है ना। कैर इंटीजर सर। हाँ, सीधा कैर जाएगा इंट में। अब बाकी इंट से आगे का खेल खेल लोगे आप। तो ये ध्यान रखिए, ये वाइडनिंग है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। मेरे पास मान लीजिए है बाइट b इज इक्वल टू 10, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ इंट x इज इक्वल टू b। हमने एक बाइट को एक x में डाला, मतलब बाइट को हमने, बाइट डेटा टाइप को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? हमने कन्वर्ट कर दिया इंट डेटा टाइप में। और इसमें मुझे मतलब एक्सप्लिसिटली कुछ करना नहीं पड़ा भाई, सीधे वैल्यू डाली और हो गया, सीधे वैल्यू डाली हो गया। क्यों एक्सप्लिसिटली हमें कुछ नहीं करना पड़ा? कंपाइलर खुद क्यों ये काम कर दे रहा है? इसलिए कर दे रहा है क्योंकि वाइडनिंग जब आप करते हो तो यहाँ पे कोई डेटा लॉस नहीं होता। नो डेटा लॉस, डेटा लॉस नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, अगर बाइट में आपने ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वैल्यू ले सकते हो? 127, इससे बड़ी तो ले नहीं पाओगे। तो शॉर्ट में तो 127 होल्ड हो ही सकता है, इसमें तो और बड़ी हो सकता है, उससे बड़ी वैल्यू इसमें हो सकती है, उससे बड़ी वैल्यू इसमें हो सकती है। तो जब आप छोटे वाले, मतलब आप एक गिलास पानी को अगर आप एक जग में डालोगे तो पानी थोड़ी गिरेगा, वो तो भर ही जाएगा। जग को बाल्टी में डालोगे तो पानी थोड़ी गिरेगा, वो तो भर ही जाएगा। इसका मतलब छोटे से जब बड़े में जाओगे तो कंपाइलर को कोई टेंशन नहीं, वो होने देगा, हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप नैरोइंग कर रहे हैं तो वहाँ पे डेटा लॉस का खतरा होता है, इसलिए नैरोइंग करते समय आपको ध्यान से करना है, क्योंकि डेटा लॉस करना ये सही चीज़ नहीं है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा फिर आपको, ठीक है। तो यहाँ तो कोई डेटा लॉस नहीं होता। इसीलिए आप देखे होंगे कि, इसीलिए आप ये देख पा रहे होंगे कि अगर मैं ऐसा करूँ, या चलो मैं पहले ये वाला एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, फिर बताते हैं। चलो, तो अब हम बात कर लेते हैं नैरोइंग की। नैरोइंग क्या होता है भाई? नैरोइंग एक ऐसी टाइप कास्टिंग होता है जो एक्सप्लिसिट होता है, यहाँ पे डेटा लॉस का खतरा होता है। ये इसका क्या ग्राफ रहेगा? ये बड़े से छोटे में रहेगा। बड़े से छोटे मतलब सबसे बड़ा होता है डबल। अब डबल को डाला जाएगा फ्लोट में, ठीक है, फ्लोट को डाला जाएगा लॉन्ग में, ठीक है, लॉन्ग को डाला जाएगा इंट में, इंट को डाला जाएगा, सॉरी, इंट को डाला जाएगा शॉर्ट में, एंड शॉर्ट को डाला जाएगा बाइट में, ठीक है। इस तरीके से बड़े से छोटे क्रम में जाया जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मान लो हमने एक इंट लिया भाई 18996, अब इसको शॉर्ट बाइट में डाल दें तो क्या बाइट इतनी बड़ी वैल्यू हैंडल कर पाएगा? नहीं ना। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इसीलिए आप ऐसे टाइप कास्टिंग आंख बंद करके नहीं करेंगे, आपको ध्यान से टाइप कास्टिंग करना है, ठीक है, अदरवाइज फिर दिक्कत होगी। देन ये तो एक फ्लो हो गया। दूसरा फ्लो ये हो सकता है कि डबल को फ्लोट, फ्लोट को लॉन्ग, लॉन्ग को इंट में आप कर दें। यहां तक जाने के बाद आप यहां से इस इंट को वापस से आप कैर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में भाई जो है यहाँ पे डेटा, मैं ऐसे लिखता हूँ सही से, यहाँ पे भाई आपको डेटा लॉस का खतरा हमेशा रहता है। क्लियर हुआ यहाँ पे? दोनों फर्क समझ में आया? जी जी। है ना। तो ये सीन था। तो एक एक्सप्लिसिट का एग्जांपल मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, एक एक्सप्लिसिट का एग्जांपल मैं अगर लूँ इंट k इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब मैं अगर इसको बाइट में होल्ड करने लग जाऊं, बाइट 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 b इज इक्वल टू k, ठीक है, तो देखो नहीं हो रहा है। कंपाइलर बोला ये क्या कर रहे हो भाई,
ये नहीं चलता इधर। तो मैं इसको फोर्सफुली करूं तो एक्सप्लिसिट में फोर्सफुली करवाया जाता है। अभी तो कंपाइल टाइम एरर आ रहा है आपको, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इन टू बाइट। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में मैं यहाँ एक ब्रैकेट लगाता हूँ और मैं डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से बताता हूँ कि भाई तुम्हें बाइट में कन्वर्ट होना ही होना है भाई, ज़बरदस्ती करा रहे हैं, एक्सप्लिसिट करा रहे हैं, ये इम्प्लिसिट नहीं हो पा रहा है तो ज़बरदस्ती करा रहे हैं। एंड नाउ अब आप देखोगे तो आपका 10 आएगा। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में ये लगाना ज़रूरी होता है जब भी आप बड़े से छोटे जाओगे। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान समझना, ये तो चलो ठीक है। मैं अगर ऐसा करूँ मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इंट a इज इक्वल टू 65 और मैं इसको डालता हूँ कैर c इज इक्वल टू a। तो इंट बड़ा है, कैर छोटा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस फ्लो में, इसीलिए मैंने फ्लो बनाया कि इंट को कैर में डाल रहे हैं मतलब एक्सप्लिसिट जा रहा है। और एक्सप्लिसिट में भाई आपको यहाँ पे कैर लिखना ही पड़ेगा कुछ इस तरीके से। एंड देन सिस आउट करते हैं तो यहाँ पे हमें a मिलेगा। ठीक है, अच्छी बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल मेरा ये नहीं है। सवाल ये है कि जब मैं ऐसा करता था कैर p इज इक्वल टू 65 तब क्यों एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग नहीं करना पड़ता है? हाँ, तब क्यों टाइप कास्टिंग नहीं करना पड़ता है भाई? भाई यहाँ भी c में 65 डाल रहे हैं, यहाँ भी p में 65 डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई टाइप कास्टिंग नहीं लग रही, बट यहाँ पे लग रही है। वाई? सर वो इंटीजर है ना। हाँ, वो इंट है और ये यूनिकोड की तरह ट्रीट हो रहा है। जब हम कोई कांस्टेंट डालते हैं डायरेक्ट कैरेक्टर में तो सिंपली इट चेक्स इट्स यूनिकोड कैरेक्टर। इट इज नॉट गोइंग टू कन्वर्ट फ्रॉम इन टू कैर, सिंपली इट एक्ट्स लाइक अ यूनिकोड कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्योंकि आप यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन ही नहीं किया, आप सीधे कांस्टेंट दिए हैं। 65 कुड बी बाइट। 65 क्या है भाई? ये बाइट भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, इंट भी हो सकता है, लॉन्ग भी, कुछ भी हो सकता है यार। तो इसीलिए कैर में जब कोई कांस्टेंट डालते हैं तो ये एक यूनिकोड सिंबल लेता है एंड यूनिकोड सिंबल का करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर प्रिंट होता है। लेकिन जब आप वही एक वेरिएबल में डालते हैं, क्योंकि डेटा टाइप मतलब देखो, टाइप कास्टिंग बेसिकली एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करती है। 65 का टाइप क्या है? इज देयर एनी टाइप? No. यस, नो सर। देयर इज अ टाइप कैर। अच्छा अच्छा अच्छा। है ना? तो भाई इसीलिए हम तो कैरेक्टर एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें हाँ, या तो आप सिंगल कोट में कैरेक्टर डाल दो या तो उसका भाई न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन डाल दो। ये मैंने डेटा टाइप में पढ़ाया था आपको, अगर शायद आपको याद हो तो। दोनों भी कर सकते हैं, तो इसका टाइप तो कैर ही है ना। तो हमने तो मेंशन ही कर दिया कि ये भाई एक यूनिकोड वैल्यू है, एक कैरेक्टर है ये। ठीक है, तो यहाँ टाइप कास्टिंग का कोई तस्वुर ही नहीं है। बट यहाँ पे इंट डेटा टाइप हमने मेंशन कर दिया भाई ये इंट है। अब इंट को हम कैर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे फिर हमें भाई नैरोइंग करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े से छोटे में जा रहे हैं। छोटे से बड़े में जाएंगे तो कोई भाई हमें अलग से नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे हमने लिया कैर सी इज इक्वल टू ए, नॉट सी, मैं दो वेरिएबल नहीं ले सकता ना, के ले लेता हूँ। के भी लिया क्या? नहीं लिया। अब मैंने कर दिया ए। अब अगर इसको मैं इंट में डालूं तो ये तो भाई ये तो वाइडनिंग हो गया ना, ये वाइडनिंग हो गया, तो यहाँ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो गया। इंट की कौन सी वैल्यू ले ले मैं? चलो इंट जे ले लेता हूँ और डायरेक्ट में इस के को इसमें रख सकता हूँ। कोई मुझे अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड जे में मुझे ए का करस्पॉन्डिंग इंट आ जाएगा 65, है ना? ये देखिए 65। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कैर पे इंट में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई, बड़े से छोटे में जाओगे तो प्रॉब्लम है ना? तो आपको अलग से इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि क्या है भाई टाइप कास्टिंग। तो सिंपल सा था टाइप कास्टिंग। चलो ये दो हो गया, हम लोग का टाइप कास्टिंग कवर हो गया और आपको मैंने यूनिकोड कैरेक्टर इनकोडिंग भी समझा दिया। अब बात कर लेते हैं लास्ट एक छोटे से टॉपिक की, ठीक है, जिसके बाद हम लोग ऊप्स पढ़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। वो क्या है भाई? ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स। अब जावा में तो भाई बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। और जावा ने अपने ऑपरेटर्स को कैटेगराइज करके रखा हुआ है। जैसे सबसे पहला हम बात करें
अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है भाई? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो आपको पता होगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, हाँ मॉडल्स। प्लस माइनस मल्टीप्लाई। जी जी जी, ये हो गया हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो इसको तो बताने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत होगी, ठीक है। लेकिन कहाँ लिखूँ, इसी में ब्रैकेट लिख देता हूँ। प्लस हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। मैं ब्रैकेट नहीं लगाता यार, थोड़ा कन्फ्यूज होगा। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और एक होता है मॉडुलस। मॉडुलस मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मॉडुलस ज़रूरी है। मॉडल्स ऑपरेटर। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर, DULUS ना, मॉड्यूलस ऑपरेटर। जैसे मैंने लिखा भाई, सपोज इंट y इज इक्वल टू 10 मॉडुलस 2, ठीक है। तो 10 मॉड 2 का मतलब ये हुआ कि देखो 10 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो ये सीधे सीधे भाई 2 5 जा 10, 5 आता हमें, और 5 वाई में स्टोर देता। लेकिन मॉडुलस हमें ये बताता है कि बचा कितना। तो 2 5 जा 10, बचा कितना? 0। जीरो। हाँ, तो मॉडुलस यही देता है भाई, बचा हुआ। जीरो। हाँ, बची हुई वैल्यू देता है। अगर वही अगर इसके जगह होता 10 मॉडुलस 3, तो 3 3 जा 9, बचा कितना? 1, तो ये वाई में 1 आ जाता। तो ये सिंपल सा मॉडुलस है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देन दूसरा आता है हमारा यू यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर में कई सारे आ जाते हैं। जैसे एक होता है हमारे पास प्लस, ठीक है। एक हो जाता है माइनस, ठीक है। अब प्लस कोई वैल्यू के पीछे आप लगा सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो कि इंट x इज इक्वल टू +10, ठीक है। प्लस वैल्यू लगाया जा सकता है, तो प्लस होता है, माइनस होता है, ठीक है। इसी तरह डबल प्लस, ठीक है। इसी तरह सॉरी क्या हो रहा है, डबल माइनस, ठीक है। और और एक्सक्लेमेटरी, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉट। ये आपको पता है, ये आपको पता है। नॉट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था लॉजिकल ऑपरेटर में, ठीक है। तो बच गया ये दोनों। ये भी पता ही आपको, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बोलते हैं। ये हमारा है, इसको बोलते हैं हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और ये हमारा है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इसमें इंटरव्यू में क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसके वेरिएंट हैं। तो आओ पहले समझ लेते हैं इनको। देखो, इसमें 4 वेरिएंट बनते हैं। एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एक होता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एक होता है पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, एक होता है प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। लिखते कैसे हैं? जैसे आई अगर मैं लूँ, तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर आई प्लस प्लस, मतलब ये पोस्ट इंक्रीमेंट होगा। प्री इंक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस आई। पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब आई माइनस माइनस। प्री मतलब माइनस माइनस आई, मतलब जहां पोस्ट लग गया। इंक्रीमेंट का मतलब प्लस प्लस आएगा, पोस्ट मतलब बाद में आना चाहिए। देखो, प्लस प्लस बाद में आया है। प्री मतलब पहले आना चाहिए, तो आई के पहले आ गया। डिक्रीमेंट के साथ भी सेम सीन है, पोस्ट आ गया तो माइनस माइनस बाद में, और पहले आ गया तो पहले। अब ये काम कैसे करते हैं मैं इनको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 10, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मैं ऐसा करूँ, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, इंट बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, ठीक है। एंड देन सिस आउट करता हूँ ए को, एंड सिस आउट करता हूँ बी को। क्या आएगा ए और बी का वैल्यू? ए का 10, बी का 11, ए का 10 और बी का बी 11। का बी का भी 10, बी का भी 10। बी का भी 10, ठीक। और बाकी लोग बताएं।
एक आंसर तो 10 10 मिला। सर A11 होगा सर। ठीक है, अभी A11 होगा, लेकिन B10 होगा सर। ठीक है, और कोई आंसर? अभी एक ही वेरिएंट बच गया ना, ये 10 10 11 10, नहीं दो और बचे हैं ना, 10 11 11 11। चलो और समझते हैं इसको। देखो, पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये हो गया, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है ये समझें, पहले पहले कंसेप्ट क्लियर करें तो आंसर कर पाएंगे आप। पोस्ट इंक्रीमेंट, इसका मतलब ये होता है कि जहां पे ये पोस्ट इंक्रीमेंट किया जाएगा, वहां पे पहले वैल्यू जो है, या वेरिएबल पे हम बेसिकली इंक्रीमेंट वगैरह लगाते हैं, तो सबसे पहले वो वेरिएबल यूज होगा, देन इंक्रीमेंट होगा, यूज देन इंक्रीमेंट। ठीक है, अगर वही हम प्री इंक्रीमेंट की बात करें, प्री इंक्रीमेंट, तो इसमें क्या होगा, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, देन यूज होगी। अब हमारे सवाल में, जो हमारा सवाल था वो क्या था भाई, वो हमारा था कि इंट a इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। फिर हमने किया इंट b इज इक्वल टू a प्लस प्लस, और फिर मैंने दोनों a को भी प्रिंट किया, b को भी प्रिंट किया, दोनों को प्रिंट कर दिया। तो अब a में तो 10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे a प्लस प्लस हुआ, a को इंक्रीमेंट किया जा रहा है, और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि a भाई b में स्टोर भी हो रहा है। तो पहले वेरिएबल यूज होगा, देन इंक्रीमेंट होगा। तो पहले वेरिएबल यूज होने का मतलब है कि पहले वेरिएबल पे जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो हो जाएगा, देन इंक्रीमेंट हो जाएगा। एक्शन देन इंक्रीमेंट, या यूज देन इंक्रीमेंट। तो इस हिसाब से इंक्रीमेंट बाद में होगा, पहले b में वैल्यू आ जाएगी, मतलब b तो हमारा हो गया 10, फिक्स हो गया। लेकिन a जब b में स्टोर हो जाएगा, उसके बाद इंक्रीमेंट तो होना ही होना है, क्योंकि प्लस प्लस लगा है। तो बाद में यूज देन इंक्रीमेंट होके a की वैल्यू 11 हो जाएगी। तो प्रिंट करोगे तो a मेरा 11 और b मेरा 10 आएगा। क्या ऐसा ही होने वाला है? आइए देखें, ये देखिए 11 10। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। इसी को हम चेंज करते हैं, हम कॉपी, कमेंट, पेस्ट। अब वही अगर मैं a माइनस माइनस कर दूं, या सॉरी a माइनस मैंने प्लस प्लस a कर, तो अब ये छोटा सा जब मैंने चेंज किया, मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है। अगर मैंने छोटा सा चेंज किया, ठीक है, कॉपी करते हैं हम, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ चला गया यार, इधर आ गया क्या? ठीक है, देखो यहाँ छोटा सा चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे इतने में क्या करता हूँ, इसको हटा लेता हूँ, और यहाँ पे बस कर लेता हूँ प्लस प्लस ए। तो अब क्या होगा, ए में तो 10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देन हमारा यहाँ पे वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी, देन हमारी स्टोर होगी। इंक्रीमेंट देन यूज, क्योंकि प्री है ना, तो पहले इंक्रीमेंट होगा। तो इंक्रीमेंट देन यूज, इसका मतलब है कि ए मेरी 11 हो गई और बी में भी मेरा 11 आ गया। 11। तो आई होप अभी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना इसमें, पोस्ट और प्री में। चलो, यही सेम खेल आप डिक्रीमेंट के साथ कर सकते हो, जैसे, अच्छा मैं इसको प्रिंट करके दिखा दूं, ये देखिए 11 11, ठीक है। वही अगर डिक्रीमेंट कर ले हम, पहले कर ले a माइनस माइनस, तो वही बात है भाई, पहले यूज देन डिक्रीमेंट। तो पहले भाई यूज होगा, तो भाई b में तो 10 आ जाएगा, लेकिन a बाद में डिक्रीमेंट होकर के 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये a हमारा 9 हो गया, b 10 आ गया। और उसी तरह अगर हम कर लें माइनस माइनस a, तो जाहिर सी बात अब समझ लो, पहले घट जाएगा फिर बी में घुसेगा, तो दोनों में 9 9 आएगा। चल, ये क्लियर हुआ। अब एक सवाल, बेसिक सा क्वेश्चन मेरे से आपसे ये है कि मैं एक लूप बनाता हूँ फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5 एंड i प्लस प्लस। इसके अंदर मैं हेलो प्रिंट करूंगा, तो कितनी बार हेलो प्रिंट होगा? 5 बार। 5 बार।
ठीक है निरंजन, 5 बार ना? नहीं सर। फिर देख लो आराम से, हम भी थोड़ी कहीं जा रहे हैं। नहीं नहीं 5 टाइम्स ही होगा सर। 5 टाइम्स होगा, सही बात है, 5 टाइम्स ही होगा। लेकिन अगर मैंने प्लस प्लस आई कर दिया तब? 4 बार। 4 बार, ठीक है, नोट कर लें। चलो 4 निरंजन बार बताओ। सर। 4 बार। देखो यहाँ पे भी 5 बार ही होगा। 4 बार सर। नहीं नहीं नहीं, यहाँ भी 5 बार ही होगा। अब ऐसा क्यों हुआ? ये लूप में क्यों धोखा हो गया भाई? हाँ, देखो लूप में कोई धोखा नहीं हुआ। एक्चुअली क्या हुआ कि इंट आई इज इक्वल टू, हमने 1 से शुरू किया, आई लेस देन, सही नहीं लिख रहा यार, मैं वापस से लिखता हूँ, थोड़ा गैप ले लेता हूँ। देखो खेल क्या था, इंट आई इज इक्वल टू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 5 है, एन आई प्लस। आपको एक बात बताऊं, आप 15 एलपीए 20 एलपीए के लिए टारगेट कर रहे हो, आप आपको डेवलपमेंट भी आ रहा है, लेकिन जो पहला राउंड होगा ना, फर्स्ट राउंड, वो पकड़ा देगा आपको 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस, और उनमें ये छोटी छोटी चीज रहेंगी, और बहुत सारे लोग तो इसी राउंड में निकल जाते हैं बाहर। कैप जेमिनी वगैरह, माइंट्री वगैरह जो है ना, वो पहला राउंड एमसीक्यू पकड़ाती हैं आपको। हुआ इंटरनेशनल वगैरह पहला राउंड एमसीक्यू पकड़ाएंगे, और एमसीक्यू में ये कोर लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ऑपरेटर से रिलेटेड, आस्की वैल्यू, यूनिकोड से रिलेटेड, ये सब चीज़ क्वेश्चन रहेंगे। तो ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और कल को आप भी अगर मान लो प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो, तो भाई लूप वूप तो आएगा ही ना, तो आपको पता होना चाहिए। देखो अब आई की वैल्यू 1 है, कंट्रोल यहाँ से आता है, 1 5 से छोटा है, हाँ भाई छोटा है, अंदर आया, हेलो प्रिंट हुआ, एंड गया आई प्लस प्लस पे। अब यहाँ पे है यूज देन इंक्रीमेंट, तो यहाँ यूज तो हम कर ही नहीं रहे ना उसको किसी वेरिएबल में होल्ड कर रहे हैं, ना इसको प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ आने से पहले क्या इंक्रीमेंट होते हुए नहीं आएगा? हाँ। होते हुए आएगा। अब चाहे आई प्लस प्लस करो, चाहे प्लस प्लस आई करो, क्योंकि यहाँ पे यूज देन इंक्रीमेंट, जब यूज होने के बाद इंक्रीमेंट हो रहा है तो 5 हो जा रहा है, तो इंक्रीमेंट देन यूज में क्यों नहीं होगा? इंक्रीमेंट तो पहले ही हो गया, तब तो 5 पक्का होना चाहिए। अगर आप 4 आंसर करते हो तो आपको 4 तो आई प्लस प्लस में आंसर करना चाहिए था, लेकिन हम लोग का एक बेसिक सेंस बना है कि लूप में तो आई प्लस प्लस लगाते हैं। अगर लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो 4 आपको आंसर आई प्लस प्लस में करना चाहिए था, प्लस प्लस आई में तो 4 हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि पहले इंक्रीमेंट हो ही गया है। ये तो आया 2 हो ही गया, एंड देन यूज तो यहां हमने किया ही नहीं है। देन जब आई लेस देन 5 से पहले भाई 2 तो हो ही चुका है वो। तो ये ध्यान रखिएगा, आई प्लस प्लस हो चाहे प्लस प्लस आई हो, लूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता जब आई प्लस प्लस को यहां हम किसी वेरिएबल में होल्ड कर रहे होते हैं या हम सस आउट कर रहे होते हैं, तब फर्क पड़ता है। यूज देन इंक्रीमेंट, यहाँ कोई यूज ही नहीं, ओनली इंक्रीमेंट किया गया है, यूज तो यहाँ पे किया गया है, उसी सेम लाइन में सेम स्टेटमेंट में यूज थोड़ी किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि आई प्लस प्लस में वेरिएबल कोई वैल्यू होल्ड नहीं कर रहा है, इसीलिए इंक्रीमेंट करके ही दे रहा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ आने से पहले वो एनी हाउ इंक्रीमेंट होके ही आएगा। जैसे कि हमारे इस प्रोग्राम में पुराने वाले, कि अब ये हमने यहाँ पे ये लाइन लिखा, ठीक है, ये लाइन लिखा, अब मैं ए प्लस प्लस लिखूँ चाहे प्लस प्लस ए लिखूँ, नेक्स्ट लाइन में आने से पहले वो ए हमारा इंक्रीमेंट हो ही के आ रहा है ना, हाँ हाँ। है ना। एनी हाउ नेक्स्ट लाइन में आने से पहले वो इंक्रीमेंट हो करके ही आएगा। ठीक है, चाहे आप कुछ भी लिखो, मैं आपको दिखाना सर चाहूँगा। वो एग्जाम्पल दिखा सकते हो कि आप होल्ड कर रहेगा तो कैसा आएगा? होल्ड करेगा, लूप में हम होल्ड थोड़ी करते हैं, है ना, लूप में होल्ड थोड़ी करते हैं। यहाँ देखिए, तो एनी हाउ हमारा ए की वैल्यू 11 ही आएगी। देखो यहाँ 11 आया, और चाहे प्लस प्लस ए करो तो भी हमारा 11 ही आएगा। मतलब इस लाइन में आने से पहले तो ए इंक्रीमेंट होके आएगा। सेम लाइन पे अगर कुछ काम किया जा रहा है तो फर्क होता है। लूप में चूंकि हम ऐसा होल्ड करते नहीं, हमें तो सिर्फ 3 कंडीशन देते हैं भाई, इनिशियलाइज, कंडीशन, देन इंक्रीमेंट, सिंपल है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है इसमें,
ठीक है, इसलिए मैंने ये बता दिया लूप का फंडा भी। ठीक है, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा यार ये? हाँ चलो, तो ये हाँ, तो हम लोग यूनरी ऑपरेटर देख रहे थे। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर में हमने आपको क्या क्या बताया भाई? तो सर ऐसा नीचे नहीं हो सकता है कि लूप में जो प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं हेलो, वहां पर कोई वेरिएबल बना के होल्ड करवा सकते हैं लोकली? हाँ करा सकते हैं। अगर वैसा कर रहे हो तो फिर वही आप रूल अप्लाई होगा जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, यूज देन इंक्रीमेंट, हाँ 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 हाँ। है ना, फिर तो वही रूल अप्लाई होगा। तो हाँ, ये हो गया हम लोग का। ठीक है, जी बोलिए। हेलो, कोई डाउट है? आवाज़ आ रही है आप लोग को सबको? यस यस। हाँ ओके। चलो तीसरा बात करते हैं हम लोग, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या क्या होता है? सबसे पहले आप जानते हैं सिंगल इक्वल टू, इससे वैल्यू असाइन करते हैं। दूसरा होता है हमारा प्लस इक्वल टू। तीसरा होता है हमारा माइनस इक्वल टू। चौथा होता है मल्टीप्लाई इक्वल टू। पांचवा हो जाता है डिवाइड इक्वल टू। एंड छठा हो जाता है मॉडुलस इक्वल टू। अब इसको मैं यही बता देता हूँ। जैसे मैंने प्लस इक्वल टू का मतलब ये हो गया, अब इसको ऐसे लिख सकते हो। मान लो हमने ऐसे लिखा कि इंट ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, ए की वैल्यू मेरी 10 हो गई। फिर मैंने लिखा ए इज इक्वल टू ए प्लस 5। फिर मैंने एस ओ पी किया ए को, तो प्रिंट कितना हो जाएगा? 15, है ना? यस। ठीक है, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे, इंट ए इज इक्वल टू 10, ए इज इक्वल टू या ए प्लस 5। सेम वेरिएबल में सेम वेरिएबल आपको प्लस करके कुछ दूसरी वैल्यू ऐड ऑन करनी है, तो यू नीड नॉट टू राइट सेम वेरिएबल अगेन, जस्ट यूज प्लस इक्वल टू 5। मतलब इसका मतलब हो गया यही, ए इज इक्वल टू ए प्लस 5। एंड अगेन एस ओ पी को प्रिंट करोगे तो सेम आपका 15 आएगा। इसी तरह मान लो एक एग्जांपल ले लो डिवाइड का। अगर मैं लिखता हूँ मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू, अब ये इसके बाद ही की लाइन है ना, इसके बाद की लाइन मान लो a इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 5, मतलब a इज इक्वल टू 10 इंटू 5 हो जाएगा ना, 50 आएगा। इसको सिमिलर आप लिख सकते हो कैसे, a मल्टीप्लाई इक्वल टू 5। समझ गए ना खेल पूरा क्या है ये असाइनमेंट ऑपरेटर का? समझ रहा हूँ। हाँ, बस यही सिंपल चीज है, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, नेक्स्ट चौथा। तो पहला हम लोग अर्थमेटिक, दूसरा यूनरी, तीसरा असाइनमेंट, चौथा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स में मतलब हम वैल्यू को रिलेट करते हैं, हम वैल्यू को, या इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं ना, या फिर इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, एंड बिल्कुल सिंपल, एक तो आप लोग जानते हो भाई डबल इक्वल टू, जैसे हम कंपेयर करते हैं क्या ए मेरा 5 के बराबर है, इफ कंडीशन वगैरह हम डालते हैं। दूसरा हम लिखते हैं नॉट इक्वल टू, ये हमने बताया था। तीसरा हो गया ग्रेटर देन, चौथा हो गया लेस देन, पांचवा हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, छठा हो गया लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये हमारे हो गए रिलेशनल ऑपरेटर्स। चलो इसमें तो बताने की कोई ज़रूरत है नहीं भाई, बेसिक है। पांचवा है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है, एंड, और, एंड नॉट, ये तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इफ कंडीशन में आपका। ठीक है, देन नेक्स्ट, तो 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है छठा, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर।
ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर आप बोल सकते हो कि एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है। इट इज अ शॉर्ट हैंड नोटेशन, ठीक है, फॉर सिंपल इफ एल्स। एक सिंपल इफ एल्स का शॉर्ट हैंड नोटेशन है ये। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि मैं एग्जाम्पल बताता हूँ इसका। मान लो कि आपको भाई आपने किया, मान लो सपोज इंट एज इज इक्वल टू 20 है। अब आपको क्या करना है, आपको बोलना अगर एज 18 या 18 से बड़ा है तो मुझे प्रिंट करना है एलिजिबल, अदरवाइज नॉट एलिजिबल। तो आप कैसे करते थे, इफ एज 18 या 18 से अगर बड़ी है, इफ एज ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 18 है, तो आप ऐसे ब्रैकेट लगाते थे, ठीक है, और प्रिंट करते थे एसओपी एलिजिबल, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देन एल्स एन एसओपी नॉट एलिजिबल। अब ये इतना आपको लंबा लिखना पड़ गया। एक सिंपल इफ एल्स का रिप्लेसमेंट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। ये नहीं कि आप कॉम्प्लेक्स इफ एल्स बनाने लगे। कॉम्प्लेक्स इफ एल्स बनाओगे टर्नरी रीडेबल नहीं होता, उसको पढ़ना मुश्किल होता है। तो मैं इसका एक रिप्लेसमेंट आपको दिखाता हूँ। देखो, तो यहाँ हमने ले लिया भाई, इसे हटाते हैं पूरा। यहाँ हमने ले लिया इंट एज इज इक्वल टू 20। अब मैंने क्या किया, मुझे भाई एलिजिबल प्रिंट करना था या नॉट एलिजिबल बेस्ड ऑन एज, तो मैं सीधा कर सकता हूँ सिस आउट। और इस पे मैंने कैसे लिखा, मैंने लिखा अगर एज मेरी 18 से बड़ी है, देन मैंने दिया एक क्वेश्चन मार्क और मैंने लिखा एलिजिबल, और देन मैंने यहाँ लगाया एक कोलन, इसको बोलते हैं सेमी कोलन, एक कोलन, और यहाँ लिखाया नॉट। ये देखो सिंपल। अब ये काम कैसे करेगा, एलिजिबल आ गया मस्त, और अगर एज की वैल्यू 2 कर दें तो नॉट एलिजिबल या नॉट आ जाएगा। अब ये काम कैसे करता है, सब ये टर्नरी ऑपरेटर इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये तीन इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, 1 2 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। और अपने अंदर ये भाई 2 ऑपरेटर्स को रखता है। अब यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क और कोलन के बीच वाला चलता है। यहाँ की कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो कोलन के बाद वाला चलता है। आप भी समझ रहे हो भाई, ट्रू होगी तो ये वाला, फॉल्स होगी तो ये वाला चलेगा। तो ये सिंपल इफ एल्स का रिप्लेसमेंट आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन दे दो, इस कंडीशन पे जो भाई चीज़ प्रिंट करनी है यहाँ कर दो, जो इस कंडीशन के फॉल्स होने पे प्रिंट करना यहाँ कर दो। तो ये एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है इफ एल्स का, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 5 और 6 हो गया। 7वां ऑपरेटर तो अभी हम नहीं पढ़ सकते, नाम बता देते हैं, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। ये पूरा एक में ही है ना, लोअर केस में पूरा एक में है ऑपरेटर। ये हम लोग लेटर पढ़ेंगे, कब, जब हम लोग ऊप्स में होंगे, ठीक है। ऊप्स में मैं इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर को कवर करूंगा। बेसिकली इसमें ऑब्जेक्ट्स वगैरह देखा जाता है, अभी आपको ऑब्जेक्ट ही नहीं पता। अब इतना जो आपने 6 टाइप के ऑपरेटर पढ़े हैं और ये 7वां, अगर इतना ऑपरेटर 7वां भी कंसिडर मैं कर रहा हूँ कि 7 ऑपरेटर, ये 7 टाइप के ऑपरेटर आप पढ़ लिए, तो आप पूरे जो हम लोग आगे जावा करने वाले ना, को एडवांस जावा, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, सब आप आराम से कर पाओगे। इतने ऑपरेटर्स आपको जानना ज़रूरी था। अब इसके अलावा कुछ और ऑपरेटर्स होते हैं जो जान लो, लेकिन मतलब रियल वर्ल्ड में वो बहुत ही कम यूज़ होते हैं, या जहाँ पे बाइनरी में काम करना होता है वहाँ यूज़ होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। जी कोई डाउट है तो बताएं, एनी डाउट? कोई हैंड रेस किया था, आप लोग को आवाज़ आ रही मेरी? हाँ हाँ सर। हाँ सर। भैया हैंड रेज ना करें फिर ऐसे, अगर डाउट नहीं तो। बिटवाइज ऑपरेटर, अब बिटवाइज ऑपरेटर क्या है भाई? बिटवाइज ऑपरेटर
आप जो वैल्यू प्रोवाइड करते हो, ठीक है, उसके बाइनरी पे वर्क करता है। तो आपको बाइनरी का थोड़ा सा गेम पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ बिटवाइज में क्या क्या आता है। बिटवाइज ऑपरेटर में आता है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट। पहले इसकी बात करते हैं। तो बिटवाइज बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंगल एम्परसेंट से, इसको एक सिंगल पाइप ऑपरेटर या सेपरेटर से, और नॉट को इससे। इसको क्या बोलते हैं, टिल्ट विल्ट शायद बोलते हैं, ठीक है, याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो बिटवाइज एंड और नॉट। एक और होता है बिटवाइज, या मैं नॉट को बाद में लिखूं, यार ये तो पूरा ही हट गया, बिटवाइज एक्सॉर, ठीक है, एंड बिटवाइज नॉट। और भी होते हैं, पहले इन तीनों की बात करते हैं। इसको सिंगल एम्परसेंट, इसको सिंगल लाइन, ठीक है। एक्सॉर को ये ऊपर वाला जिसको हम पावर के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ये टिल्ट वाला, ये सिंबल। अब इनमें भी कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार पूछा गया है इस पे। जैसे एक क्वेश्चन बोल देगा आपको, जैसे आपको बोलेगा कि भाई, या मैं इक्लिप्स बताता हूँ आपको, इसको सही समझ में आएगा आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने कर दिया इंट a इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब मैंने क्या किया, a एंड, नहीं ऐसा नहीं करते हम कर लेते हैं इंट रिजल्ट में स्टोर कर लेते हैं a बिटवाइज एंड ऑफ 4। अब सवाल है कि इस रिजल्ट में आउटपुट क्या आएगा। समझ पा रहे हो, अब सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो अब ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, देखो। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एंड लगा किसके बीच में है। तो एंड लगा है a और 4, मतलब 5 और 4 के बीच में। तो हमें 5 और 4 का सबसे पहले बाइनरी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं एक के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, समझेंगे ध्यान से बिल्कुल, ठीक है, वही चीज़ आगे पे रिपीट होगी। सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो a है वो कितनी बिट मेमोरी लेगा। 4 bits. बिट 4 बिट bits. 32 बिट, 32 बिट मेमोरी लेगा, मतलब 4 बाइट लेगा, ठीक है। तो 5 को हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, जो कि बहुत ही आसान है, भाई। 5 एलसीएम लो, 2 2 ज़ा 4 बचा 1, 2 1 ज़ा 2 बचा 1, सॉरी 2 1 ज़ा 2 बचा 0 ना भाई, डिवाइड हो गया। तो ये बाइनरी क्या बन गया, नीचे से ऊपर लिख दो। तो 5 का बाइनरी बन गया 101। चलो, चूंकि 32 बिट में स्टोर होता है, तो 101 के पहले बाकी जो सेल्स बचे हो गए हैं 32 बिट के, वो 0 से फिल हो जाते हैं। तो मैं ऐसे करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 24 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चौड़े 32 हो गए। 32 में से आगे ये 3 रिप्लेस करके 101 कर लें। ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये हमारा ए का रिप्रेजेंटेशन 5 हो गया। हाँ, 4 का कैसे होगा, 32 बिट में ही होगा। 4 का आप निकाल लेना एलसीएम लेके, उसका आएगा 100, ठीक है। अब इन दोनों में एंड का मतलब ये हुआ कि जहां 1 और 1 होगा वो 1 होगा, बाकी सब 0 होगा। तो अगर एंड इसमें लगाएं हम, तो रिजल्ट में यहाँ कैलकुलेट करूं, तो ये एज इट इज इतना, रुक जाइए 1 मिनट, जल्दीबाजी मत कीजिए, बाकी लोगों को समझने दीजिए। तो 1 और 1 में जब आप ऑपरेशन करोगे, तो बिट वाइज एंड का मतलब ये हो गया, ठीक है। अगर आप पहले से पढ़े हैं तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, बाकी लोग को भी समझने दें। तो बिट वाइज एंड में ये हो जाता है कि 1 और 1 अगर है तो ये 1 होगा, ठीक है।
अदरवाइज कोई भी कॉम्बिनेशन होगा तो 0 होगा। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आया कि 1 और 1 में तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन है तो 0 0 ये आ गया। अब 100 थोड़ी प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये 100 नहीं है, ये 100, ये बाइनरी है। अब हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, और वो डेसिमल वैल्यू इस RES में स्टोर होगा, बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विथ बाइनरी हियर, वी आर डीलिंग विथ डेसिमल वैल्यू। तो अब इसके बाइनरी और इसके बाइनरी में जब हमने एंड लगाया तो जो रिजल्ट आया वो 100 आया, और इसका करस्पॉन्डिंग जो बाइनरी वैल्यू होगी, सॉरी जो डेसिमल वैल्यू होगी वो RES में आएगी। अब डेसिमल अभी तो इसका आप डायरेक्ट बता दे रहे हो 4 होगा, लेकिन ऐसे फॉर्मूला क्या होता है इसका? तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि आप ये तो सारे 0 हैं, ऐसा होता है। देखो 0 सबसे पहले लेफ्ट से देखा जाता है, तो हमने 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर। अब 2 की पावर कितना, यहाँ से 0 से देखो 0 1 2 3, तो लास्ट वाला अगर 32 है तो लास्ट वाला कितना होगा अगर हम 0 शुरू करते हैं तो? हाँ, अब नहीं बोलोगे? हाँ, 0 शुरू करते हैं तो लास्ट वाला कितना होगा? 31, है ना? तो ये तरीका होता है बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का, कि आप एक बाइनरी को पकड़ें और मल्टीप्लाई करें। 2 से ही करना है, 2 की पावर कितना, उसका पोजीशन 0 से होता है प्लस, फिर उसका अगला वाला 0 इंटू 2 की पावर 30, ठीक है, फिर प्लस। अब ये 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग 0 ही हो जाएगा, फिर ये भी 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो पूरा 0 ही होने वाला है, तो मैं डॉट 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 लिख देता हूँ। फिर कभी बारी आएगी भाई 1 की, ठीक है, तो ये तो सब 0 ही होने वाला है। 1 इंटू 2 की पावर, अब 0 1 2, तो 2 की पावर 2 होगा, 2 की पावर 2, ठीक है, फिर प्लस। अब ये आगे का भी 0 हो रहा है, 0 इंटू, मैं लिख देता हूँ पूरा, 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0, है ना, लास्ट वाला 0 1 2। तो अब इसको अगर ये तो दोनों 0 ही हो रहा है, यहाँ से यहाँ 0 हो रहा है, ये हो जाए 4, तो इट बिकम्स 4। तो ये 4 वैल्यू RES में स्टोर होगी एंड यू विल गेट द आउटपुट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको समझना है। तो इस तरह से कोई भी कितनी भी बड़ी वैल्यू है उसको ज़्यादा, देखो इंटरव्यू में ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं पूछता है, क्योंकि भी ये कैलकुलेशन आपके लिए हार्ड हो जाएगा, इसीलिए छोटी वैल्यूज ही पूछता है। जी कहिए, कोई डाउट है? सर जो पहले वाला 2 होगा ना सर? नहीं, 32 नहीं होगा, ये 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 ऐसे, ठीक है। तो 32वां कैरेक्टर 31 हो हाँ सर जाएगा ना। ठीक है। हम्म, तो हाँ इस सर ठीक तरीके है। से हाँ RES में आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये एंड आप समझ गए। ठीक है, तो जब भी बाइनरी कन्वर्जन वगैरह करना होता है, ऐसा कोई एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो जहाँ पे आपको डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी में कैलकुलेशन करना है, तब आप इसको यूज़ करते हो। ठीक है, अदरवाइज ये हम लोग तो जैसे यूज़ इसको करने नहीं वाले आगे चल के, कभी इन केस कभी ज़रूरत पड़ गई तो बात अलग है, लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये पूछ लेते हैं इंटरव्यू में। पहली चीज़ हो गई, बिटवाइज एंड क्लियर हुआ। हाँ सर, कभी लाइक कभी भी इस पे एंड लगता है ना कैरेक्टर, ए एंड बी के बीच में कंपेयर हो रहा है, कभी भी छोटी वैल्यू को कंसिडर ले लेगा, कोई डिफॉल्ट ऐसा कोई फार्मूला शॉर्टकट? ऐसा छोटी वैल्यू मतलब? 5 और 4 के बीच में कंपैरिजन हो, हम फार्मूला लगा के पता चले 4 ही है, तो नेक्स्ट कोई हम 6 और 7 के बीच में, 7 और 6 के बीच में कंपेयर करेंगे तो वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। वैल्यू डिफरेंस सेम यही रूल थे, आपको निकालना पड़ेगा। 6 का आप निकालेंगे बाइनरी, 7 का निकालेंगे, देन उसमें एंड लगाएंगे जो 1 1 अदरवाइज 0, एंड देन आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्विकली हो जाता है, ये मैंने समझाया इसलिए टाइम लगा, ये मुश्किल से 30 सेकेंड या 1 मिनट काम है। ओके ओके। और जब भी ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा नहीं देगा कि 4782, इतने बड़े वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि उसको भी पता है कि भाई इस कैलकुलेशन वाला काम है। सो ये फटाफट से हो जाता है। हो सकता है कोई आपको चैट जीपीटी या कोई एप्टीट्यूड वाले बंदे इसकी कोई शॉर्टकट आपको कोई ट्रिक बता दें, लेकिन एज सच में तो कैलकुलेशन ही मुझे मालूम है प्रॉपर।
सो आइए नेक्स्ट हम बात करें b इज इक्वल टू 5, यहाँ a लिया है, ठीक है, अब मैं a1 ले लेता हूँ, ठीक है, या मैं इनफैक्ट इसको कमेंट कर देता हूँ। चलो अब यहाँ पे मैंने लगा दिया और, अब और लगाने से क्या होगा, और लगाने से ये होगा कि जहाँ आपको 0 0 मिल गया, ठीक है, 0 0 जहाँ मिल गया, मैं लिख देता हूँ यार, इससे समझ में नहीं आएगा आपको, और में ये हो गया, एंड में 1 1 पे 1 होता है, यहाँ पे 0 एंड 0 पे होता है 0, अदरवाइज कोई भी कॉम्बिनेशन हो वहाँ 1 मिलेगा, चाहे 1 1 हो, चाहे 1 0 हो, चाहे 0 1 हो, सब में 1 मिलेगा, सिर्फ 0 0 पे 0 मिलेगा। ट्रूथ टेबल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, हाँ तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में ट्रूथ टेबल बोल के आता है हाँ ऐसा। जी जी जी, पढ़े होंगे आप लोग, ये फिजिक्स वगैरह में भी आता है ये। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो भाई वापस से हम 5 का अगर निकालें तो 5 का ये आ गया हमारे पास, ठीक है, और वापस 4 का निकालें तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये तो पूरा ही रहेगा 1 1, ये 0 0 में सिर्फ 0 है, बाकी हर सब में 1 होना, तो 1 0 1 हो जाएगा। अब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये वाले फॉर्मूले से अगर कन्वर्ट करोगे आप, ठीक है, तो बाकी सब 0 रहने वाला है, पीछे का सारा 0 रहने वाला है। ये 1 में देखेंगे तो 1 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 0, ये हो जाएगा 0 इंटू 2 की पावर 1, और ये हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 2, ये हो गया। तो 1 इंटू 2 की पावर 2 ये हो गया 4 प्लस 0 और प्लस 2, किसी की पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1, तो 4 प्लस 1 बिकम्स 5। तो इस तरीके से यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यही सिंपल सा खेल है और कुछ नहीं है। देन बात करते हैं हम लोग, कॉपी करते हैं, कमेंट करते हैं, है ना। एक आ जाता है हमारे पास एक्सॉर। एक्सॉर में क्या होता है, एक्सॉर में ये होता है कि जहां सेम बिट्स हैं वहां 0 अदरवाइज 1। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा देता हूं, ठीक है, सेम बिट्स में मिलेगा हमें 0, जैसे 1 और 1 सेम है तो 0 मिल जाएगा, क्या 0 और 0 है तो भी 0 मिल जाएगा, सेम में 0 अदरवाइज 1, ठीक है, मतलब कि 1 0 में भी 1 मिलेगा, 0 1 में भी 1 मिलेगा, 1 1 में भी 1 मिलेगा, लेकिन सॉरी 1 1 में तो 0 मिलेगा, सेम में 0 अदरवाइज 1, ठीक है। तो सेम में 0 अदरवाइज 1, तो आइए देखते हैं भाई। तो इस हिसाब से अगर मैं ये पूरा कॉपी करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो अब देखो ये जो चीज़ें हैं ना, मैं आज पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि 10 दिन बाद आप भूल जाओ, मैं भी भूल जाऊंगा, अगर मैं तो बैचेस पढ़ाता रहता हूँ तो मुझे याद रहता है, आप तो भूल नहीं वाले हो, पक्की बात है। तो इसके लिए प्रॉपर नोट्स बना के रखा हुआ है, उस नोट्स को मैं आपको दूंगा, उससे आप इंटरव्यू से पहले बस एक बार स्वाइप कर लेना, हो गया, क्योंकि पढ़े हुए हो, कंसेप्ट क्लियर है, तो सिर्फ एक बार देखना ही रहेगा। तो सेम बिट्स में 0 अदरवाइज 1, तो सेम यहाँ आ रहा है तो 0 होगा, यहाँ भी सेम आ रहा 0 अदरवाइज में 1, तो यार ये 1 लास्ट में रह गया। अब 1 तो सारा ही 0 हो गया यार, ये तो बवाल ही हो गया। हाँ, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, ठीक है, एंड लास्ट वाला सिर्फ बचा, तो कितना 1 आ जाएगा और क्या, 1 इंटू 2 की पावर 0, तो ये हमें 1 मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहें तो अदर नंबर्स का भी निकाल के आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सेम रूल अप्लाई करोगे तो कहीं भी नहीं फंसने वाले आप। चलो देन बात आती है नॉट की। अब नॉट कैसे किया जाए, जैसे मान लो कि A5 है और 5 का मैं यहाँ पे अगर लगा दूँ यहाँ पे नॉट, ठीक है, तो नॉट काम नहीं सर कर रहा टिल्ट है। होगा ना सर? हाँ यार टिल्ट होगा, सॉरी, टिल्ट टिल्ट होगा। हाँ टिल्ट होगा, मैं वो वाला नोट ध्यान से उधर गया था मेरे, क्योंकि वो लॉजिकल ऑपरेटर वाला। अब नॉट में क्या होता है, नॉट में बेसिकली होता यह है कि आपकी जितनी भी बिट्स होती हैं, जितने भी आपके बिट्स हैं, वो सारे बिट्स उल्टे हो जाते हैं, मतलब सारे बिट्स क्या होंगे, रिवर्स हो जाएंगे।
ठीक है, सारे बिट्स रिवर्स होने का क्या मतलब हो गया? जैसे अगर मैं ए की बात करूं तो ये हमारा क्या है? 1001। हाँ, ये हो गया, ए हो गया 101, ठीक है। अब सारे बिट्स रिवर्स करने का मतलब है कि ये सारे ही बन गए भाई 1। इतने इतने 1 लिखना पड़ेगा, चलो लिख देते हैं। ये सारे 1 हो गए और ये 0 1 0 उल्टा हो गया। अब ये नंबर को आपको वापस में भाई क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करके स्टोर करना है, ठीक है। तो अब इसका तरीका है भाई, क्या तरीका है? देखो, तरीका ये है कि बाइनरी का एक रूल होता है। आप ये बताओ कि जो मेरा नंबर था वो पॉजिटिव है ना? मेरा नंबर मेरा पॉजिटिव है, लेकिन बाइनरी में पॉजिटिव और निगेटिव कैसे पहचाना जाता है? जीरो से पहले बाइनरी में अगर आपको ये पता करना है कि भाई मतलब देखो, बाइनरी तो भाई निगेटिव नंबर का भी हो सकता है ना, -5 का भी बाइनरी हो सकता है, -11 का भी हो सकता है। बाइनरी नंबर्स में अगर आपको निगेटिव पहचानना है, ठीक है, तो आप देखेंगे लेफ्ट मोस्ट बिट, लेफ्ट मोस्ट बिट। इफ इट इज 1 देन नंबर इज नेगेटिव, क्योंकि बाइनरी में सिर्फ 0 1 होता है, नो स्पेशल सिंबल, नथिंग, ओनली 0 1। तो लेफ्ट मोस्ट बिट 1 होगा तो नेगेटिव, एंड अगर लेफ्ट मोस्ट बिट अगर 0 होगा तो पॉजिटिव। ये रूल है। तो भाई मेरा नंबर तो यार इन्वर्स करने से निगेटिव बन गया ना, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट बिट 1 हो गया। तो अब इसका तरीका क्या है कि भाई इसको वापस से इन्वर्स करके 1 ऐड किया जाता है इसमें। तो वापस से रूल क्या है भाई इसको निकालने का, कि इसको भाई ये तो निगेटिव बन गया, इसको वापस से उल्टा करके 1 ऐड करो। ये तरीका है, इसको बोलते हैं भाई उल्टा करने को बोलते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट, 1 ऐड करने को बोलते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट। अब मैं बाइनरी डिजिटल लॉजिक्स में नहीं घुस रहा हूँ, ठीक है, वो आप जानते हैं, वो सब इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं और वो जानना ज़रूरी नहीं है ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए। अगर जाने तो ठीक है, आगे लेवल पे अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो बात अलग है, कोई ऐसा बाइनरी वाले प्रोजेक्ट में किसी ने आपको घुसा दिया तो बात अलग है, अदरवाइज नीड नहीं पड़ती, ठीक है। तो 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट वाला फंडा आपको यहाँ पे करना है, तो मैं उसको बिल्कुल ईजी करता हूँ। करना क्या है भाई, आपको इसको उल्टा करके 1 ऐड करना है, तो उल्टा करोगे तो वापस यही बन जाएगा। और 1 ऐड करने का, 1 ऐड करने का मतलब ये नहीं कि 1 और 1 2 हो जाएगा, नहीं नहीं, 1 और 1 2 नहीं होगा यहाँ। ऐड कैसे होगा? 1 और 1 क्या होगा? जीरो। ठीक है, तो ये 1 और 1 होता है, बाइनरी का एडिशन जान लो, अब ये भी बहुत ज़रूरी है। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 0, 1 10 होगा सर। प्लस, हाँ क्या बोल रहे हो? 10 होगा सर। हाँ, 10 नहीं बोलेंगे, 1 0 1 बोलेंगे। + 1 10 होगा सर। 10 नहीं बोलेंगे, 1 0 बोलेंगे। 1 प्लस 0 1 होगा, 0 प्लस 1 1 होगा, एंड 0 प्लस 0 0 होगा, ठीक है। तो ये 10 नहीं है, ये 1 0। 10 तो भाई डेसिमल नंबर आप बोल रहे हो। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ 1 ऐड कर रहा हूँ अपने इस वाले में, ठीक है। मैंने इन्वर्स किया, मैंने सबसे पहले इसको इन्वर्स कर दिया, ठीक है। इन्वर्स करने 1 ऐड किया, तो 1 और 1 1 0, तो 0 यहाँ आया, कैरी आया 1, एंड 1 0 1, ठीक है। अब नो कैरी, एंड देन यहाँ पे 1, ये हमारा, अब बाकी पीछे सारे 0 रहेंगे। तो इस हिसाब से कैलकुलेट करो तो 1 इंटू 2 की पावर 2 है ना, एंड 1 इंटू 2 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एंड बाकी हमने उल्टा किया था तो -6। बात समझ में आई? हाँ है हाँ। ना? तो इस तरीके से, तो ये बिल्कुल सिंपल है। उल्टा किया था तो निगेटिव साइन लगा दो, और बाकी नंबर क्या आएगा वो आप इस तरह से इन्वर्स करके ऐड 1, इन्वर्स एंड ऐड 1, बस ये रूल याद है। ये मैंने नोट्स में लिख दिया है कि इन्वर्स ऐड 1, तो आप वहाँ एक लाइन बस पढ़ लोगे ना, इन्वर्स करके एक जोड़ देना है भाई, उतना ही करना है, तो बस आपको आ जाएगा। तो ये था हमारा बिट वाइज नॉट, ठीक है। तो ये हमने चारों क्लियर किया, एंड और एक्सॉर नॉट। अब थोड़े से लफड़े वाले साइन आते हैं, ठीक है, समझ लो इनको भी ध्यान से।
तीन आते हैं लफड़े वाले। एक आता है हमारा बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, जिनको हम लोग ऐसे लिखते हैं ये। एक आता है हमारे पास, मैं थोड़ा गैप ले लेते हैं, यहाँ लिखते हैं। एक आता है हमारे पास बिटवाइज राइट शिफ्ट, जो कि आता है ऐसे, ठीक। और तीसरा आता है अनसाइंड राइट शिफ्ट, जो कि होगा ट्रिपल वैल्यू, ठीक है। अनसाइंड लेफ्ट शिफ्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इतने होते हैं। तो आइए बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट को समझते हैं, तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसको कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी कमेंट, क्या हो रहा है यार, कहाँ से ये नंबर उड़ जा रहा है। अच्छा, मैं गलत जगह से ले ही रहा हूँ। चलो ये हो गया। मान लो भाई एक वैल्यू ले लें यहाँ पे, चलो 4 ले लेते हैं। ए की वैल्यू मेरी 4 है। अब मैंने क्या किया, रिजल्ट में मैंने ए को लेफ्ट शिफ्ट कराया, मान लो बाई 5, ठीक है। 5 से हमने इसको लेफ्ट शिफ्ट कराया। 5 से लेफ्ट शिफ्ट कराने का मतलब क्या हुआ, 5 से लेफ्ट शिफ्ट कराने का मतलब ये हुआ कि जो आपके बिट्स होंगे वो 5 पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट होंगे और राइट वाला 0 से फिल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे से 4 का मेरा बाइनरी क्या होगा, ये होगा, मैं इसको उठा लूँ, 4 का बाइनरी मेरा ये हो जाएगा, लास्ट में 100 हो जाता है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई लेफ्ट शिफ्ट करो 5 पोजीशन पे, मतलब एक यहाँ, एक यहाँ है ना, तो कहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं शिफ्ट करता हूँ तो ये 100, ये सब 5 पोजीशन बढ़ेंगे आगे, 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी, 100। और बाकी अब जब ये शिफ्ट किया तो बाकी राइट में क्या फिल हो जाएगा, 0 फिल हो जाएगा। अब देख लो, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट में शिफ्ट करा के, ठीक है, और राइट की वैल्यू आपकी क्या रह जाएगी, एज इट इज। या मैं ए की वैल्यू अगर 5 ले लूँ तो और अच्छे समझ में आएगा। 101 है तो 101, भाई इसको शिफ्ट करो, 1 2 3 4 5, एक यहाँ आया, फिर 0 और फिर एक यहाँ पे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब इसी का बाइनरी हमारा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। 160 निकाल लोगे इसका बाइनरी, चलो निकाल लोगे, बताएं। निकल गया सर, हो गया। 0 1 2 3 4 हाँ तो 5 निकाल 6 लेंगे सर। 7 है ना, 1 इंटू 2 की पावर 7 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5, क्योंकि 6 वाला तो 0 ही हो जाएगा, तो उस प्लस करोगे तो 160 आ जाएगा। तो ये सिंपल सी कहानी है, ठीक है। चलो ये क्लियर हुआ। इसी तरह अगर मैं इसको क्या करूं भाई, लेफ्ट शिफ्ट तो समझ गए, राइट शिफ्ट कराऊं, अगर राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट कैसे होगा यार, ये राइट शिफ्ट में तो लफड़ा लग रहा है, क्यों। सर हाँ शिफ्ट नेगेटिव में जाएगा शायद, नेगेटिव होगा। नो सर, नो सर, बताइए क्या। राइट शिफ्ट बताइए सर। देखो ये ना, ये जो 1 है ना, इसके आगे खाई है, ज़्यादा आगे ढकेलोगे तो सब 0 हो जाएंगे, समझ यस रहे। सर। ये सिंपल समझाने का तरीका है कि भाई अगर इसको 5 कदम आगे इसको 5 आगे भजोगे, खाई में गया, 0 को ये भी गया, 1 को ये भी गया, तो ये राइट शिफ्ट होंगे, लेफ्ट 0 से फिल हो जाएगा। तो ज़्यादा शिफ्ट नहीं करते हम लोग, क्या करते हैं, बाई 1 शिफ्ट करते हैं। तो बाई 1 अगर शिफ्ट करें तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी। ये तो खाई में गिरा, ये दोनों बच गए, है ना। तो इसका क्या आ जाएगा, 2। समझ पा रहे होगे, क्लियर हुआ ना अभी। तो यस सर। हाँ, नेगेटिव में नहीं जाएगा, ये कुएं में कुछ जाएगा सारा का सारा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अरे यार मैंने इसको नीचे ही मुझे लिख, चलो खैर कोई बात नहीं, कॉपी किया,
कमेंट किया। को अब सर राइट शिफ्ट एक ही कर सकते हैं क्या? राइट शिफ्ट एक ही कर सकते हैं मतलब? मतलब सर एक बिट को ही एक नहीं बिट नहीं, को ऐसा ही थोड़ी सर है। राइट में लेंगे क्या? और दिमाग लगाओ ना, एक बिट को कैसे कर सकते हैं भाई, दिमाग लगाओ ना। क्या क्या सबका बाइनरी 101 ही होता है? किसी का बाइनरी ऐसा नहीं हो सकता है 1001 वैल्यू के 0। अनुसार चले। हाँ, वो तो वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर वैल्यू आपकी बड़ी है, मान लो वैल्यू यहाँ से आ रही है 11100111, तो भाई लेफ्ट शिफ्ट 5 भी काम करेगा, लेफ्ट शिफ्ट 10 भी काम करेगा। वो तो सिर्फ पोजीशन को ढकल रहा नहीं है, जिस सर, हाँ, पोजीशन में उधर नहीं सर वो तो ठीक है, नहीं सर वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये 5 को हम राइट शिफ्ट 5 कर दे तो वो 5 आगे चला जब पूरा 0 हो जाएगा ना सर? बिल्कुल हो जाएगा। तो वो पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर कोई बड़ी बाइनरी की वैल्यू है तो 5 शिफ्ट करोगे तो पीछे की वैल्यूज ड्रॉप हो जाएंगी, और बाकी जो वैल्यूज बचेंगी उसका बाइनरी फिर आप डेसिमल कन्वर्ट करके आउटपुट आ जाएगा आपका। ठीक है। ठीक है सर, हाँ। इसमें एक चीज़ है, जो कि आप घुस रहे हो तो मैं बता सकता हूँ, अगर आपको इतना क्यूरियस हो तो। अगर आप इसमें 32 भगा दोगे तो ये वापस से उसी पोजीशन पे आके सेट हो जाएगा। मतलब 32 बिट की साइकिल चलती है। जैसे आपने मान लो 5 भगाया तो 5 गायब है, 6 7 8 9 10 11 12 टिल 31 तक आपको 0 मिलेगा। फिर 32 आपने कर दिया तो 32 बिट से साइकिल, 32 बिट से आपके जो बिट्स है वो सेम पोजीशन पे फिर से आ जाएंगे। तो एज इट इज जो था 101 वही हो जाएगा। तो 33 करने पे, अगर 33 करोगे तो 32 पे सेम पोजीशन और 33 पे वापस से 2। माय पॉइंट। यस 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 हाँ, तो राइट। ये हाँ सर। मतलब इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं। तो मैं अननेसेसरी क्यों उस चीज में हम लोग घुसे जो काम ही नहीं आने वाला है ना। हम अपने कोर्स को एक इस पाथ पे रख रहे हैं जहाँ पे चीजें, आपका इंटरव्यू भी क्रैक हो, आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स भी बना पाएं, आप स्केल करें। रिसर्च नहीं करना, हमें रिसर्चर नहीं बनना, या किसी को ट्रेनर बनना है तो बोलो, फिर अलग से पढ़ा देंगे है ना। तो नहीं नहीं, हाँ, तो ये इसमें कोई जाने की जरूरत नहीं है। वो 32 33 वो एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। वो करते हैं लोग, करते हैं भाई, जिसको भाई ट्रेनिंग व्रेनिंग या जिसको ये सब लाइन में जाना होता है। आप लोग को एक बैलेंस तरीके से पढ़ने की जरूरत है। खैर, अब मान लो अगर सीन ऐसा है, अनसाइंड राइट शिफ्ट का क्या मतलब हुआ? अनसाइंड राइट शिफ्ट, अनसाइंड राइट शिफ्ट आपको तब समझ में आएगा जब आप राइट शिफ्ट में थोड़ी सी और वेरिएंट को समझोगे। और समझते हैं थोड़े और वेरिएंट को। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोग के लिए। अगर ये नंबर मान लो -1 होता, सॉरी -5 होता, ठीक है। अभी मैं अनसाइंड राइट पे नहीं है, मैं राइट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगर ये नंबर मेरा -5 है तो सीन क्या होगा? तो सीन ऐसा होगा कि आपको एक बड़ी, आपको बड़ी वैल्यू दिखनी चाहिए। मैंने आज इसको प्रिंट नहीं किया, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे भी प्रॉपर तरीके से। नहीं नहीं, -3 दिख रहा है। बड़ी वैल्यू कब आएगी यार? हम्म, काम इसमें कुछ ऐसे होगा कि मैं इसको क्या करूँगा, इसमें सबसे पहले ना 1 ऐड करूँगा। ठीक है। मैंने इसमें 1 ऐड किया, तो 1 ऐड करने से क्या होगा? इट बिकम्स 0 0 0 0। ठीक है। एंड लास्ट में क्या बन जाएगा? 1 0। ठीक है। सही है। ये बन गया। और अब मैं इसको 1 शिफ्ट करूंगा। इसमें एक चीज ध्यान देना कि मैं क्यों ये बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इसको मैं आगे रिविजिट करूंगा। राइट शिफ्ट जब भी हम करेंगे, ठीक है, तो अगर निगेटिव नंबर है तो लेफ्ट मोस्ट बिट किससे फिल होगा? 0 से नहीं फिल होगा, 1 से फिल होगा, क्योंकि 1 का मतलब होता है ना नेगेटिव 1 से होगा नंबर। सर। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे मान लो कि भाई राइट शिफ्ट बाई 1 कर रहा हूँ तो ये 0 ड्रॉप होगा। ठीक है, ये 0 ड्रॉप होगा। मैं पहले एज इट इज लिख देता हूँ। ये 0 मेरा ड्रॉप हुआ तो ये एक आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, और ये इधर फिल होगा 1, है ना, ये 1। बट ये जो 1 होगा इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। इट इज फॉर व्हाट?
इट इज जस्ट फॉर अ नेगेटिव मार्क, ठीक है। तो अगर कैलकुलेशन फिर हमारी इसकी होगी, तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता हूँ, तो अच्छा नहीं लग रहा, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, एंड कुछ इस तरीके से 1 0। तो अब सही है, कैलकुलेशन सही है, आ रहा है ना, 1 इंटू 2 की पावर 0 और फिर 1 इंटू 2 की पावर 1 2 + 1 3, करेक्ट है, समझ में आया? हाँ सिंपल सर। सिंपल है बिल्कुल। 1 ऐड करो, ठीक है, 1 ऐड करके शिफ्ट मारो, बट शिफ्ट मारने पे ध्यान क्या देना है कि लेफ्ट में आपको 1 रखना है, और ये जो 1 है ये आपके साइन को दिखाता है कि भाई ठीक है नेगेटिव नंबर है। मतलब पता ये चला कि यहाँ पे हमें एक थोड़ी सी जानकारी ये हुई कि लेफ्ट शिफ्ट तो चलो ठीक था, राइट शिफ्ट में 2 वेरिएंट आ गए हमारे पास। एक वेरिएंट ये आ गया कि अगर आप पॉजिटिव नंबर का कर रहे हो तो शिफ्ट करो बिट्स को राइट साइड में एंड फिल विथ 0। लेकिन अगर भाई नेगेटिव नंबर है तो शिफ्ट करो बिट्स को राइट साइड एंड फिल विथ 1। पहले एक आठ हाँ वो तो इसमें नहीं लिख रहा हूँ, वो तो मैंने बता दिया। मतलब एक ये की रो ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो 1 होगा, ये जो 1 होगा जो आपने ये किया, ये साइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये नहीं कि फिर आप क्या करें, आप इसमें वैल्यू लिखने लगे 1 इंटू 2 की पावर 31, क्योंकि ये क्या है, ये राइट शिफ्ट है, ये अनसाइंड राइट शिफ्ट नहीं है। अनसाइंड का मतलब, अनसाइंड का क्या मीनिंग होता है? अनसाइंड का मीनिंग होता है कि प्लस माइनस नहीं मालूम है ना, मतलब वो निगेटिव नहीं समझता, वो सिर्फ वैल्यू को कैलकुलेट करता रहता है, प्लस माइनस नहीं देखता, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना कि जब आप यहाँ पे शिफ्ट कर रहे होगे तो लेफ्ट में 1 ऐड करोगे जो कि कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है, ये सिर्फ साइन मैटर कराएगा। अब आगे देखो, अब ये मैंने बता दिया ना, अब इसी के बेस पे नेक्स्ट था अनसाइंड राइट शिफ्ट, जो कि बहुत ही कमाल का है। कॉपी करके कमेंट किया हमने, एंड ये हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे पास a की वैल्यू 5 है, ठीक है, अब इसमें, या मान लो a की वैल्यू 4 ले लेते हैं, ठीक है, मान लो 4 है। अब इसमें मैंने क्या कराया, अनसाइंड राइट शिफ्ट, अनसाइंड राइट शिफ्ट में एक और एरो लिख देता है बाई 1। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें भाई आपका क्या होगा कि 4 का बाइनरी कितना, 4 का बाइनरी 100। एक अगर राइट में घुस गया तो लेफ्ट फिल होगा 0 से, अनसाइंड में भाई लेफ्ट हमेशा 0 से फिल होता है, तो यहाँ पे कितना आउटपुट आ जाएगा भाई 1 और 0 2, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अनसाइंड का रूल क्या है कि राइट में शिफ्ट होगा और लेफ्ट फिल विद 0, तो अभी तो आपको 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है भाई, तो सिंपल है। लेकिन अगर वही अनसाइंड में लगा दूं नेगेटिव नंबर पे, ये लगा दूं मैं -4 पे, तब बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। तब ये हो जाएगा कि भाई इसके लेफ्ट में जो 1 आया था ना, अब वो भी कैलकुलेट होगा और एक बहुत बड़ी वैल्यू आएगी आपको। अब ये इतनी बड़ी वैल्यू कैसे आई, कैलकुलेट किया जाए इसको? नहीं नहीं नहीं। हो जाएगा अगर करोगे आप तो। हाँ सर, कर दीजिए। हाँ, कोशिश करते हैं, आओ। तो 4 का तो मान लो ये हो गया, ठीक है। अब इसका रूल कैसे है भाई, इसका रूल कुछ इस तरह से काम करता है कि शिफ्ट करना है 1 से और लेफ्ट फिल होगा 0 से। चूंकि ये निगेटिव नंबर है तो निगेटिव नंबर का मतलब ये हो गया कि निगेटिव नंबर का कैसे निकालेंगे निगेटिव नंबर हम लोग, शिफ्ट करेंगे मान लो तो 0 यहाँ फिल हो जाएगा और बाकी सारा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये सारा 1 हो जाएगा, सारा 1 होने के बाद एक शिफ्ट होगा तो 1 0 लास्ट में आ जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा। एंड इसको कैलकुलेट कर लो इसको कैलकुलेट कर लो तो आ जाएगा 1 इंटू 2 की पावर हाउ मच, 1 into 2 की पावर 30। हाँ 1 इंटू पावर 30 प्लस 1 इंटू 2 की पावर, इस तरीके से अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको रिजल्ट, एक्चुअली अगर मैं इसको टोटल को 31 कर दूं तो हो जाएगा क्या?
लो करके देखो तो कैलकुलेटर पे 2 की पावर 31। बहुत बड़ा नंबर है सर, 111 करोड़ समथिंग। हाँ नहीं नहीं, तो फिर उसमें वही थोड़ा सा इसमें इसमें हम लोग को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे पावर्स को कंसीडर करेगा। इसका कोई शॉर्टकट टेक्निक था यार, रुको ना याद करने दो। शॉर्टकट टेक्निक ये मैथमेटिक्स है सिंपल सा। अगर मैं ऐसा कर दूं, हम्म, हम्म, नहीं यार इतना बड़ा तो नहीं आना चाहिए यार, रुको देखे तो। कैलकुलेटर तो मैं करता हूँ यहाँ पे 2 की पावर 31। सही तो है यार, कहाँ बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है, ठीक तो है। 2147483, यही यही तो आउटपुट है। कहाँ कैलकुलेट कर रहे थे आप लोग, कौन सा पावर निकाल रहे थे? वही तो मैं बोला 2 की पावर 31 करके देखो, है ना, सही तो आ रहा है। तो ये इस तरीके से मतलब आप इसको सम करोगे ना तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। ये मैथमेटिक्स होता है कि 2 का पावर 30 प्लस 31 ऐसे ऐसे करोगे तो एक पावर बढ़ा दो, बात वही हो जाती है। हमें कहाँ से करना है 2 के पावर ये 30 सर से। गूगल हाँ, गूगल कुछ और दे रहा है। गूगल कुछ और दे रहा है? नहीं यार, चैट जीपीटी चेक कर लो। चैट पे डाला। हाँ हाँ, चैट जीपीटी करके देखो एक बार, चैट ओके। जीपीटी टेस्ट करो। सर ये भी तो बड़ा नंबर है ना? हाँ तो बड़ा, हम तो बोला ही ना बड़ा नंबर आपका जो आएगा आंसर इसमें। है। और बिल्कुल उतना नंबर आ रहा है सर। एकदम सेम आ रहा है जो आउटपुट है। यस सर, यस सर। हाँ बिल्कुल। तो ये देखो मतलब 4 है, अब 4 का हमने क्या किया भाई, बिट को सारा हमने क्या किया, निगेटिव बनाना तो -4 था, तो -4 के लिए हमने उसको इनवर्स में रखा, इनवर्स में रख के शिफ्ट किया तो लेफ्ट में 0 आएगा, लेफ्ट में 1 नहीं आएगा, क्योंकि ये अनसाइंड राइट है। अनसाइंड राइट का मतलब समझ रहे हो कि साइन मैटर नहीं करेगा। तो आप क्या करें, बिट्स को क्या करें आप सिंपल, ठीक है, जितना ये है आपको मतलब सबको 1 से फिल कर देना, सारा 1 से फिल कर दो आप इधर लेफ्ट साइड में, और जैसे कि आगे बढ़ा दो। ऐसा सिंपल सा खेल है, ठीक है। तो लेफ्ट लेफ्ट में जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, 1 हो जाएंगी, और जो शिफ्टिंग होगी, शिफ्ट करने के बाद एक्स्ट्रा बिट 1 नहीं आएगा, 0 आएगा। तो अनसाइंड राइट शिफ्ट और राइट शिफ्ट में डिफरेंस समझे? राइट शिफ्ट में जब ये मेरा 1 आता था तो क्या ये कैलकुलेट होता था? नहीं नहीं, वो नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन। हाँ, ये नेगेटिव ही रहता था। आप इसको पूरे को 1 फिल कर सकते हो नेगेटिव रखने के लिए, वो हमने शॉर्ट में यहाँ कर दिया, तो वो सिर्फ नेगेटिव नंबर दिखाएगा, लेकिन अनसाइंड राइट में सिर्फ नेगेटिव नंबर नहीं दिखाएगा, सॉरी सिर्फ नेगेटिव साइन नहीं दिखाएगा, बल्कि वो सारे कैलकुलेट होंगे। बहुत सीन हो जाता है, सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अनसाइंड राइट में जब आप शिफ्ट करते हो तो चाहे नंबर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, हम 0 से ही फिल करते हैं। और राइट शिफ्ट में उसका अलग था, राइट शिफ्ट में क्या है, पॉजिटिव है तो 0 से फिल करेंगे, नेगेटिव नंबर तो 1 से फिल करेंगे। अनसाइंड में फर्क नहीं पड़ता भाई, आप शिफ्ट करोगे और फिल विद 0, चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे निगेटिव नंबर हो। एंड अगर नंबर निगेटिव हुआ तो जो फिल 1 की हो ना वो सारे कैलकुलेट होंगे, तो एक बड़ी वैल्यू आती है। खैर ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, इनमें और भी चाहो तो आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीज़ें नहीं पूछेगा आपसे, मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछने वाला ये सब, ठीक है। राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट ये सब बहुत ही रेयर पूछ दिया तो पूछ दिया, इसलिए हमने बता दिया है, ठीक है। जनरली आप इस शुरू के 4 पे फोकस करना, ठीक है, बिट वाइज एंड और एक्सॉर और नॉट, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ये 4 पे फोकस करना। बाकी ये हम लोग का आज ऑपरेटर्स हो गया, ठीक है, ऑपरेटर्स हमने बता दिए आपको, कैरेक्टर इनकोडिंग बता दिया, ठीक है। और क्या हुआ हम लोग का आज, तीसरा एक और हुआ था ना, ऑपरेटर्स, कैरेक्टर कोडिंग, हाँ, टाइप कास्टिंग, वाइडनिंग और नैरोइंग भी बता दिया जी। अब नेक्स्ट सेशन से हम लोग ऊप शुरू करेंगे। एक चीज़ और रह गई है, वैल्यू का कन्वर्जन, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, तो ये हम ऊप्स से पढ़ा रहे होंगे ना, उसी में एक एग्जांपल में आपको क्लियर कर देंगे, सिंपल सी चीज़ है, 15 मिनट का कंसेप्ट है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे।